आज का ये वीडियो लेक्चर CFT पे है। हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच बॉन्डिंग किस तरीके से होता है, बॉन्डिंग का टाइप क्या होता है, उस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थियरी को पढ़ा था। और वैलेंस बॉन्ड थियरी के क्या होता है, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, उसके आधार पर हम किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और वैलेंस बॉन्ड थियरी के जब लिमिटेशंस पढ़े थे तो वैलेंस बॉन्ड थियरी का लिमिटेशंस बेसिकली दो चीज़ें था। पहला ये कि जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो जिसमें ट्रांजिशन मेटल सेंट्रल मेटल के तौर पे होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन मेटल और उनके आयंस जो होते हैं मोस्टली कलर्ड होते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड होता है। तो इस आधार पे ये होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं या ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं मोस्टली जो है वो कलर्ड होते हैं। तो कलर्ड क्यों होते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन जो है वो वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं कर पाया था। और इस चीज़ को कि कलर जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर क्यों होते हैं, वो कलर्ड क्यों होते हैं, इस चीज़ की इस फैक्ट को एक्सप्लेन किया CFT ने, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। दूसरी चीज़ है ये कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हम एग्जैक्टली ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उस किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और या उसके डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, या उसके मैग्नेटिक मोमेंट कितने बीएम का है, कितने बोर मैग्नेटॉन का है, इसके बारे में हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बेसिकली इन दो चीज़ों की व्याख्या, इन दो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन, पहला ये कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, पहला ये कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और दूसरा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैं इन दोनों चीजों के बारे में जो एक एक्सप्लेनेशन था कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का जो एक्सप्लेनेशन है, इसको ये वैलेंस बॉन्ड थियरी इसमें सफल नहीं हो पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन CFT जो है, जो ये क्रिस्टल फील्ड थियरी है, CFT है, इन दोनों चीजों का एक्सप्लेन, इन दोनों चीजों को डिस्कस किया और इन दोनों चीजों का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दे पाया। अब CFT पहला चीज हमने ये लिखा कि CFT जो है कौन कौन सी ऐसी डिमेरिट्स थी, कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थियरी को, कि उन्हीं लिमिटेशंस और उन्हीं ड्रॉबैक्स या डिमेरिट्स के आधार पे CFT आया। तो CFT इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर पाया कि पहले कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कैसे किया, क्यों किया, क्या क्या उसके एजम्पशंस हैं, उस चीज के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम ये कहेंगे कि CFT है। और CFT का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थियरी। C फॉर होता है क्रिस्टल, F फॉर फील्ड एंड T फॉर थियरी। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी है जिसको प्रपोज किया था, जिसको ग्राउंड पे लाया वेथे एंड ब्लैक ने क्रिस्टल फील्ड थियरी को, जिसको हम CFT भी कहते हैं। अब इस CFT के एजम्पशंस क्या क्या हैं, जैसे जब वैलेंस बॉन्ड थियरी हम लोगों ने पढ़ा था तो वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो ये था कि जो मेटल और लिगैंड होता है, मेटल और लिगैंड के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते थे। तो हम ये कहते थे कि वैलेंस बॉन्ड थियरी में मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इस चीज को बट CFT में क्या कहा गया कि उसी मेटल और लिगैंड के बीच में ये कहा गया कि मेटल एंड लिगैंड के बीच में, मेटल और लिगैंड के बीच में जिस चीज को वैलेंस बॉन्ड थियरी में कोवैलेंट बॉन्ड कहा गया था, यहाँ क्या कहा जाता है कि ये यहाँ जो बॉन्डिंग होता है वो आयनिक नेचर का होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये एक CFT और वैलेंस बॉन्ड में एक बेसिक डिफरेंस है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि इन वैलेंस बॉन्ड थियरी
metal and ligand have covalent character, whereas in CFT metal and ligand have ionic character, या आयनिक नेचर का होता है। अब आयनिक नेचर का होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं या आयनिक नेचर के होते हैं। अब होता क्या है, अब हम इनके एजम्पशंस के बारे में अगर पढ़ेंगे कि इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पहला पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेंट्रल मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, सेंट्रल मेटल का जो डी इलेक्ट्रॉन होता है और जो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जिसको वो सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है। और वही इंटरैक्शन इस CFT का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब होता क्या है, क्योंकि ये जो डी इलेक्ट्रॉन है, ये भी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो डी के इलेक्ट्रॉन हो या एस के इलेक्ट्रॉन हो या पी के इलेक्ट्रॉन हो, है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये निगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ लिगेंड, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, यहाँ भी बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ही है, वो टाइप अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरह का है, बट है तो बेसिकली निगेटिव। तो ये जो सेंट्रल मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो भी निगेटिवली चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ लिगेंड वो भी निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव और निगेटिव के बीच में जब इंटरैक्शन होता है, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है, तो सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। और ये जो रिपल्सन होता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो सिमिलर चार्जेस के बीच में जो होता है वो रिपल्सन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला पॉइंट हमने बोला कि डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ लिगेंड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है, वो इंटरैक्शन जो है रिपल्सन होता है, मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, तो अब अगर ये रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं, इसको हम पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं, पॉइंट चार्जेस की तरह मानते हैं। और हम ये जानते हैं कि पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके बीच में इंटरैक्शन होता है, और वो इंटरैक्शन चूंकि सिमिलर चार्जेस का है, सिमिलर टाइप का चार्ज है, इसलिए वो रिपल्सन होता है। अब एक चीज और, दूसरा चीज ये होता है कि जब भी किसी सिस्टम में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होता है, तो जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, या सिस्टम का जो एनर्जी लेवल होता है वो अप हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जब सेंट्रल मेटल लिगेंड्स के इफेक्ट में नहीं होगा तो उसकी अपनी कुछ डेफिनिट एनर्जी होगी, बट वो जब लिगेंड्स के इफेक्ट में आएगा, जब लिगेंड्स उससे क्लोज होंगे, उससे नियर होंगे, नियरेस्ट होंगे, तो उनके बीच में इंटरैक्शन होगा, और उस इंटरैक्शन के कारण जो रिपल्सन टाइप का होगा, उस इंटरैक्शन के कारण जो सेंट्रल मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये इंटरैक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है, वो इंटरैक्शन डिपेंड ये करता है कि ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है। और ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे इसलिए कि जो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे इसलिए कि जो सेंट्रल मेटल के अराउंड जो लिगेंड्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है या उनका ओरिएंटेशन कैसे है, तो उनका सेंट्रल मेटल के अराउंड लिगेंड्स का ओरिएंटेशन जिस तरीके से होगा उसके आधार पर ही या उसी चीज पे ये इंटरैक्शन डिपेंड करेगा। तो एक चीज ये होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट हमने ये बोला कि इंटरैक्शन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो इंटरैक्शन बेसिकली डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे। अब ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि इंटरैक्शन कितना होगा, उसकी डिग्री कितनी है, कितना इफेक्टिव है। अब हम इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए पहले हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब हम देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम देखेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि अगर सेंट्रल मेटल के अराउंड 6 लिगेंड्स आ जाते हो, 6 लिगेंड्स हो,
तो उस ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो पहला चीज हम ये पढ़ते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लिगेंड्स का ओरिएंटेशन पढ़ते हैं, और दूसरा ये पढ़ते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ओरिएंटेशन है, जो इंटरेक्शन है, वो किस तरीके से होगा लिगेंड्स के साथ। अब हम अगर इस चीज को देखें तो हम ऐसे ये करते हैं कि ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के अराउंड जो है वो टोटल 4 लिगेंड्स हैं। एक लिगेंड ये 4 लिगेंड्स होते हैं ये, और 2 लिगेंड और होते हैं अप एंड डाउन। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में होता क्या है कि एक स्क्वायर को हम सपोज करें कि एक स्क्वायर ओरिएंटेशन है, उसके सेंटर पे सेंट्रल मेटल है, उसके कॉर्नर्स पे 4 लिगेंड्स हैं, और 2 लिगेंड इसके अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली जो है 90 डिग्री पे होता है। तो टोटल 6 लिगेंड्स होते हैं सेंट्रल मेटल के अराउंड। अब ये जितने भी लिगेंड्स होते हैं ये ऑन द एक्सिस होते हैं। ये अगर इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, और इसको जेड एक्सिस मान लें, तो इसका मतलब 2 लिगेंड्स जो होंगे वो एक्स एक्सिस पे होंगे, 2 लिगेंड वाई एक्सिस पे होंगे, और 2 लिगेंड जेड एक्सिस पे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पॉइंट ये कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में all the ligands are axial। जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो एक्सियल होते हैं कि एक्सिस पे होते हैं। सभी लिगेंड जो है दो लिगेंड्स हो गया एक्स एक्सिस पे, 2 वाई एक्सिस पे, और 2 जेड एक्सिस पे। तो टोटल 6 लिगेंड्स होते हैं, ऑल द 6 लिगेंड्स आर एक्सियल। दूसरा पॉइंट क्या है कि चूंकि लिगेंड्स का इंटरेक्शन सेंट्रल मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, तो हमें ये जानना है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जो 5 डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जिसमें इसका नाम होता है DXY, DYZ एंड DZX, और इस लिगेंड्स का नाम होता है नॉन एक्सियल। इस लिगेंड के नाम है नॉन एक्सियल, मतलब 3 लिगेंड जो होते हैं इसके नॉन एक्सियल होते हैं। और डी इलेक्ट्रॉन्स या जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, हम डी ऑर्बिटल्स में लिखे कि डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको डी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन के आधार पर 2 तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और 2 लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं dx² - y² dz², और इसको बोला जाता है एक्सियल ऑर्बिटल्स। मतलब क्या हुआ कि ऑक्टाहेड्रल में जितने भी ऑल द 6 लिगेंड्स आर एक्सियल, जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो सभी के सभी एक्सियल होते हैं। और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सेंट्रल मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz², एंड आउट ऑफ 5 डी ऑर्बिटल 3 d orbitals dxy, dyz and dzx are known as non-axial orbitals, whereas dx² - y² and dz² are known as axial orbitals। मतलब क्या हुआ कि इनके जो लोब्स होते हैं, ये जो दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके जो लोब्स होते हैं वो ऑन द एक्सिस होते हैं, इनके जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस पे नहीं होते हैं। अब इन लिगेंड का इंटरेक्शन इसके साथ भी होगा और इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी होगा। तो अगर हम ये दिखाना चाहें, हम इस चीज को दिखाना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन होगा चूंकि हेड टू हेड कोलिजन में जो इंटरेक्शन होता है वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो जो लिगेंड्स का इंटरेक्शन होगा वो एक्सियल ऑर्बिटल के साथ, एक्सियल डी इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा, और इन्हीं लिगेंड्स का जो इंटरेक्शन होगा वो नॉन एक्सियल के साथ होगा। तो जो इंटरेक्शन होगा इसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, मोर इंटरेक्शन होगा, और इसके साथ लेस इंटरेक्शन होगा। मतलब एक्सियल डी इलेक्ट्रॉन्स का लिगेंड्स के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल के साथ। अब चूंकि डिग्री ऑफ इंटरेक्शन अलग अलग हो गया, और हमने पहले ही बोला
कि जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन के कारण सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, तो जिसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो अब इसमें हमने देख लिया कि जो कि डी ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, एक्सियल और नॉन एक्सियल। तो एक्सियल वाले का इंटरेक्शन लिगेंड्स के साथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होंगे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल। इस चीज को अगर हम एनर्जी लेवल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 डी ऑर्बिटल्स हमने बनाया 3 5, और इसको हम बोलते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स का मतलब कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, चाहे dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ऑल द ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी। इसलिए इसको डीजनरेट का मतलब यही होता है कि जिनकी एनर्जी एक बराबर हो। फिर क्या होता है कि जब ये लिगेंड्स के इफेक्ट में आते हैं, ये फ्री है इन फ्री सेंट्रल मेटल। जब ये सेंट्रल मेटल फ्री हो, जब ये सेंट्रल मेटल फ्री हो तब की ये स्थिति है। जब ये लिगेंड्स के इफेक्ट में आते हैं तो हमने ये बोला कि ओवरऑल एक हाइपोथेटिकल स्टेट इसको कहते हैं 1 2 3 5, ये हाइपोथेटिकल स्टेट है। और ये हाइपोथेटिकल स्टेट में क्या है कि ये कब की पोजीशन है, जैसे यहां लिखा इन फ्री सेंट्रल एटम, और ये लिखेंगे इन इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स। जब ये लिगेंड के इफेक्ट में होता है तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये हाइपोथेटिकल स्टेट हम ये मानते हैं कि ऑन एवरेज सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई और ये हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया। फिर एक्चुअल स्थिति में हम ये कहते हैं कि इसमें जो अभी हमने लिखा था कि एक्सियल ऑर्बिटल्स के साथ एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल, तो इसका मतलब एक्सियल ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि हमने ये चूंकि दो तरह के डी ऑर्बिटल्स हैं, उनका इंटरेक्शन लिगेंड्स के साथ डिफरेंट होता है, एक्सियल के साथ उनका इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल। और इस स्पेक्ट्रो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के रूप में जब इस नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को हम लिखते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को जब हम लिखते हैं, इसी चीज को जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स dxy, dyz एंड dzx होता है, इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म यूज करते हैं T2G। T2G जब हम कहते हैं तो T2G का मतलब ये होता है dxy, dyz एंड dzx इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और इसके लिए जो एक्सियल ऑर्बिटल्स है, इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं EG सेट। ये EG सेट हो गया और ये T2G सेट हो गया। तो ये हमने एक बताया कि इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे कॉपी में। ये हमने ये दिखाया कि डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन फ्री सेंट्रल मेटल, मतलब जब सेंट्रल मेटल फ्री हो, लिगेंड्स के इफेक्ट में नहीं हो। यहां हमने लिखा हाइपोथेटिकल स्टेट इन इफेक्ट ऑफ लिगेंड, जब इफेक्ट लिगेंड्स के इफेक्ट में होता है तो ओवरऑल डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं, ये हाइपोथेटिकल स्टेट है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि एक्सियल ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन चूंकि लिगेंड्स के साथ ज्यादा होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है इस एज कंपेयर टू T2G। तो ये एक्सियल में EG होगा, इसके 2 ऑर्बिटल्स होंगे, T2G में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब T2G की एनर्जी कम होगी, EG की एनर्जी ज्यादा होगी। अब हम एक पॉइंट हमने ये पढ़ लिया, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ना है। और जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन जो होता है वो इसी आधार पे होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ CFT आप T2G और EG में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन शो करिए। पहले हमने यहाँ ये बताया, और इसी चीज को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। स्प्लिटिंग मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो फिर से मैं इसको दिखाऊं कि ओवरऑल केवल ये दिखाऊं कि ये हो गया EG, ये हो गया EG और ये हो गया T2G, ये T2G है और ये EG है।
तो इसी चीज को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स मतलब जो डी ऑर्बिटल जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे जिनकी एनर्जी सबकी बराबर थी, अब क्या हो गया कि इन्हीं ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल्स दो कैटेगरी में टूट गए, जिसमें एक ईजी सेट बना, एक T2G बना। इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा ऐसे कॉम्प्लेक्स का या ऐसे सेंट्रल मेटल का, तो हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पहले T2G में करेंगे, देन EG में करेंगे। ठीक है। अब एक चीज और है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखाएंगे तो इसमें दो तरीके का, चूंकि आप T2G और EG में है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालेंगे T2G और EG में, तो वो इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि जो लिगैंड्स है वो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है कि वीक फील्ड लिगैंड है। अब अगर स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा तो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा तो T2G, अगर वीक फील्ड लिगैंड होगा तो वीक फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में, वीक फील्ड लिगैंड्स के प्रेजेंस में, वीक फील्ड लिगैंड्स के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल होता है। हुम्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वीक फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में। और अगर हुम्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, थर्ड इसमें होगा, फोर्थ इसमें होगा, फिफ्थ इसमें होगा। बट अगर ये स्ट्रांग फील्ड लिगैंड्स के प्रेजेंस में होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड्स के प्रेजेंस में होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अगेंस्ट टू हुम्स रूल होता है। हुम्स रूल के अगेंस्ट होता है। और हुम्स रूल के जब अगेंस्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले और दूसरे इसमें होंगे, तीसरे और चौथे इसमें होंगे, पांचवें और छठे इसमें होंगे, सातवें और आठवें इसमें होंगे, नौवें और 10वें इसमें होंगे। मतलब अगेंस्ट हुम्स रूल होगा तो पहले हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। इस चीज को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे दिखाते हैं कि हम यहां लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हम करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीक लिगैंड के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये T2G में पहले होगा, 1 2 3 है, EG में बाद में होगा। अगर वीक फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में है तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें, फिफ्थ इसमें, सिक्स्थ इसमें, सेवेंथ इसमें, एट्थ इसमें, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन इसमें और 10th नंबर का इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। ये हमने ऐसे बता दिया कि पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां है। बट अगर स्ट्रांग लिगैंड के प्रेजेंस में अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, निश्चित रूप से ये जो हम यहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में जिस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस केवल इसी आधार पे मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, वो भी बोर्ड के क्वेश्चंस हो, कि इसमें होगा कि अगर स्ट्रांग लिगैंड के प्रेजेंस में अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये इसको ऐसे दिखाते हैं, पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा और चौथा इसमें, पांचवा और छठा इसमें, सातवां और आठवां इसमें, नौवां और 10वां इसमें। तो ये दो तरह का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जरूर, जो भी वीडियो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, इस चीज को जरूर नोट कर लें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा T2G और EG में, एंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग लिगैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब फर्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे एंड 6 के बाद अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो EG में जाते हैं। तो इस चीज को जरूर याद कर लें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने CFT के बारे में पॉइंट्स बताया, और CFT का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि जिन चीजों को, जिन फैक्ट्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उन पॉइंट्स को या उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए CFT एग्जिस्ट किया।
और ये 2 साइंटिस्ट के द्वारा था। और इस थियरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट ये है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है या कोवैलेंट नेचर का होता है मेटल लिगेंड बॉन्ड। CFP में वही मेटल लिगेंड बॉन्ड जो आयनिक कैरेक्टर का होता है या आयनिक नेचर का होता है। फिर क्या हमने बोला कि जो CFP में क्या होता है कि सेंट्रल मेटल के d इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में होता है और ये इंटरेक्शन ही CFP का बेस है या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी आधार पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई, उस स्प्लिटिंग का आधार ही यही इंटरेक्शन था। क्योंकि हमने ये दिखाया कि EG सेट जो होता है, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका इंटरेक्शन लिगेंड्स के साथ कंपैरेटिवली T2G से ज्यादा होता है, इसलिए उनकी एनर्जी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू T2G। तो जो d ऑर्बिटल, जो 5d ऑर्बिटल्स थे जिनकी एनर्जी इक्विवेलेंट था 5d ऑर्बिटल्स की, इन इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स उनकी स्प्लिटिंग हो गई, वो 2 भागों में टूट गए, T2G एंड EG। T2G लोअर सेट होता है, लोअर एनर्जी का सेट होता है, EG हायर एनर्जी का सेट होता है। और इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। तो ये स्प्लिटिंग हुआ क्यों? स्प्लिटिंग इसलिए हुआ कि सेंट्रल मेटल के अराउंड जो है लिगेंड्स का इफेक्ट हुआ, उसी इफेक्ट के कारण स्प्लिटिंग हो गई। और स्प्लिटिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखें, मैं कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो वो CFT में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। इसको जरूर नोट कर लें। और इस वीडियो के बाद हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, स्प्लिटिंग कैसे होती है, ओरिएंटेशन क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। निश्चित रूप से जो नोट करने की पॉइंट्स हैं उसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक, चाहे आपके कॉलेज के हों या आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, उन स्टूडेंट्स तक लॉकडाउन के समय जहां ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। जो भी आपके नियरेस्ट हों, जो भी आपके करीबी हों, उन अपने नियरेस्ट में फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे कि इस वीडियो का बेनिफिट बहुत सारे स्टूडेंट ले सकें। थैंक यू।